और आइए पहले बात करते हैं साबिक आईपीएस अफसर संजीव भट्ट का। जी संजीव भट्ट, आपको याद होगा कि मामला तनाज़े में रहे कई बार और वो इस वक्त उनके मामले पर एक नया फैसला आया है। जामनगर की अदालत ने फैसला सुनाया है। 1990 का ये मामला है। एक जोधपुर जामनगर में जिस तरह से जोधपुर में फसादात हुए थे, उसमें 150 अफराद गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से कुछ लोगों की पिटाई हुई और प्रभुदास नामी शख्स की उस वक्त मौत हो गई थी। उसी मामले में गुजरात की जामनगर की अदालत ने फैसला सुनाया है। संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी हां, संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जामनगर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने हेड कांस्टेबल प्रवीण सिंह झाला को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1990 में जाम जोधपुर में वाकया हुआ था। दरअसल 1990 में जाम जोधपुर में फसादात हुए थे। इस दौरान तकरीबन 150 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त संजीव भट्ट जोधपुर में एसपी थे। बताया जाता है कि पुलिस तहवील में लोगों की पिटाई की गई थी, जिसमें प्रभुदास नामी शख्स की मौत हो गई थी। और इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे जनक मौजूद हैं। जनक, जिस तरह से फैसला आया है, संजीव भट्ट के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई गई और हेड कांस्टेबल के लिए भी सजा सुनाई गई है। कैसे लिया जा रहा है इस पूरे मामले को गुजरात में? हेलो जनक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जनक, जिस तरह से संजीव भट्ट के खिलाफ मामला हुआ है, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, साथ में हेड कांस्टेबल के लिए भी सजा सुनाई गई है। 1990 का ये मामला है, क्या कुछ अदालत में हुआ आज? देखिए, 1990 की बात है, जब जाम जोधपुर के अंदर जब एएसपी के तौर पर प्रोबेशन पे थे संजीव भट्ट। आईपीएस में जब आप नियुक्त होते हैं, उसके बाद प्रोबेशन का जो पीरियड होता है, उसमें एएसपी के तौर पर जाम जोधपुर में थे। और उस समय कुछ इलाकों में जाम जोधपुर, चूँकि लालकृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा निकली थी, उसके चलते कुछ इलाकों में सांप्रदायिक दंगे जैसी स्थिति पैदा हुई थी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात थी, जिसमें 133 से ज़्यादा लोगों को कस्टडी में लिया गया था। जो आरोप था, अब आरोप न कहेंगे, दोषी उनको करार दिया संजीव भट्ट को। चूँकि संजीव भट्ट और उनकी टीम थी, उन्होंने 133 लोगों पर बर्बरता से पिटाई करने का जो मामला था, उस मामले में प्रभुदास वैष्णवी नाम के एक शख्स की दूसरे दिन मौत हुई थी, जो कस्टडी में उनकी पिटाई हुई। उसके बाद अस्पताल में जब उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उस दरमियान उन्होंने उनकी मौत हुई और उसके बाद उनके परिवार ने न कि केवल संजीव भट्ट, लेकिन उसके साथ बाकी जो 7 पुलिसकर्मी थे, उन सबके खिलाफ मर्डर और पुलिस कस्टडी के भीतर टॉर्चर का मामला दर्ज कराया। उस मामले में फिर समय समय पर सुनवाई होती रही, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीतता गया। 28 साल हो गए इस मामले को और 29वें साल में जब इस मामले की कोर्ट ने संज्ञान लिया, चूँकि समय समय पर प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं रहे, सरकार ने फिर जो पीड़ित परिवार था उसको न्याय मिले, इसके चलते स्पेशल प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की गई। और उसके बाद 32 जो विटनेसेस थे, उनके जो स्टेटमेंट थे, उसके साथ साथ उनकी गवाही थी। आप जैसे गिलानी जानते हैं कि जब कोर्ट में ये सारा मसला चलता है, तब आप क्या गवाही पेश करते हैं और क्या सबूत होते हैं, सबूत पर ही सजा होती है। और जो सबूत सामने आए, उसको देखते हुए कोर्ट ने उनको 302 के तहत, आईपीसी 302 मर्डर का मामला, और उसके तहत उनको दोषी करार दिया। न कि केवल संजीव भट्ट, लेकिन उनके साथ जो तत्कालीन कांस्टेबल प्रवीण झाला थे, वो भी इस मामले में दोषी करार दिए गए, जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि बाकी जो उनके साथी थे 5, उन पर कस्टोडियल टॉर्चर का मामला था, तो उसमें उनको दोषी करार दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहें कि 28 साल बाद एक परिवार को ज़रूर न्याय मिला है इस मामले में, लेकिन समय समय पर इस जो अर्जी थी या एफआईआर हुई थी, उसको क्वॉश करने के लिए भी संजीव भट्ट हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन वहाँ पर उस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया। हाई कोर्ट में भी जब दलीलें दी गई थी, तब कहा था कि 32 जो विटनेसेस ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, वो एक दूसरे से डिफर करें, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो निचली अदालत है, उस पर फैसला करेगी। और आज निचली अदालत ने 28 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया है। बिल्कुल संजय, जिस तरह से 28 साल बाद ये फैसला आया, निचली अदालत ने किया है, संजीव भट्ट के वकीलों का या संजीव भट्ट का कोई रिएक्शन वहां अदालत में देखने को मिला? संजीव भट्ट के वकीलों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या आगे मामला फिर आगे बढ़ेगा? देखिए,
बिल्कुल जिलानी, देखिए अब हर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अलाउ करता है, जो भी इसमें विक्टिम होता है या चाहे जो आरोपी होता है, जो दोषी करार देता है, दोनों को हायर कोर्ट में जाने का एक विकल्प मौजूद हो रहता है। ऐसे में हालांकि फिलहाल अभी दोनों ओर से जो पीड़ित पक्ष हैं और जो कन्विक्शन वाला जो पार्ट है, दोनों की ओर से दलीलें खत्म हुई है और उसके बाद कोर्ट ने अपना सुझाव सुनाई है। तो अब जो पीड़ित पक्ष है खासतौर पर, उनकी ओर से ज़्यादा सजा हो इसकी मांग है। लेकिन 302 के तहत आईपीसी आप जिस तरीके से जानते हैं कि कम से कम उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा, पर अमूमन जो लोअर कोर्ट हैं फांसी की सज़ा के मामले में इसमें नहीं जाते, तो अब उम्र कैद की सज़ा है। और वहीं संजीव भट्ट के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि उम्र कैद तक ही सजा दे, फांसी की सजा न दे। तो दोनों ओर से अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला जब कभी भी आएगा और उम्र कैद के बाद जब सजा सुनाई गई है तो अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि उसको ऊपरी अदालत में उसको चुनौती दे। तो चुनौती देने की बात हुई है संजीव भट्ट के वकीलों की तरफ से। एक तरह से आगे मामला आगे भी जाएगा अब ये। बिल्कुल, मैंने वही कहा आपको कि अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है, चूंकि 302 में जो लोअर कन्विक्शन है वो वही कन्विक्शन है कि उम्र कैद की सज़ा हो, और उम्र कैद की सज़ा जब कोर्ट ने सुना दी है तो अब आपको कोर्ट का जो फैसला है उसको मानना पड़ेगा। और अब आपके पास विकल्प यही है कि जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है उसको आप डिटेलिंग से पढ़े कि किन किन धाराओं के तहत या किन किन सबूतों के आधार को बनाते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, और उस पर आपको अगर कोई दिक्कत है या आप पर ऑब्जेक्शन है तो आप उसको ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल अभी यही है कि कोर्ट का ये फैसला है वो उनके वकीलों तक अभी उसका जो डिटेल रिपोर्ट है या डिटेल जजमेंट है वो पहुंचेगा, और उसके बाद ही उसका परिवार या संजीव भट्ट इस पर फैसला लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनक इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि हमारे नुमाइंदे जनक अहमदाबाद से बता रहे थे कि संजीव भट्ट को उम्र कैद की सज़ा हुई है और दीगर उनके साथियों को भी उम्र कैद की सज़ा हुई है। निचली अदालत यानी अहमदनगर जामनगर की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। संजीव भट्ट के वकीलों का भी यही मानना है कि एक ही विकल्प, एक रास्ता बचा है कि आगे की अदालत में इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा।